आज से लगभग हजारों साल पहले चीन में बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिनका नाम था लाओ त्सु। लाओ त्सु दिखने में बिल्कुल एक साधारण आदमी थे, लेकिन उनके अंदर प्रतिभा भरी हुई थी। उनके विचार बहुत ही प्रभावशाली थे। जब यह बात उस समय के राजा के कानों तक पहुंची तो राजा ने सोचा कि एक बार चलकर देखते हैं कि लाओ त्सु कितना प्रभावशाली है। अगली सुबह सम्राट लाओ त्सु से मिलने के लिए अपने महल से निकल पड़ता है। रास्ते में राजा के मंत्री लाओ त्सु के विषय में ही राजा से बातें करते रहते हैं। लाओ त्सु एक छोटे से गांव में रहता था जो जंगल में काफी दूर था। सम्राट द्वारा रास्ते में लाओ त्सु के विषय में लोगों से पूछा गया तो लोगों द्वारा लाओ त्सु की काफी प्रशंसा की गई। सम्राट लाओ त्सु से अति शीघ्र मिलना चाहता था। उसने सोचा लाओ त्सु बहुत ही बुद्धिमान, पढ़ा लिखा और दिखने में कोई प्रभावशाली व्यक्ति होगा। सम्राट जब लाओ त्सु की झोपड़ी तक पहुंचा तो देखता है एक मजदूर छोटी सी क्यारी में खुदाई कर रहा था। मजदूर नंगे पांव था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो पूरा मिट्टी से सना हुआ था। सम्राट उससे कहता है, अरे जरा सुनो, मुझे लाओ त्सु से मिलना है। मजदूर सम्राट को हाथ जोड़कर नमस्कार करता है और कहता है कि महोदय आप अंदर बैठिए, मैं अभी लाओ त्सु को बुलाता हूँ। सम्राट अंदर बैठकर प्रतीक्षा करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो मजदूर, जो असल में लाओ त्सु ही था, नहा धोकर झोपड़ी में दूसरे दरवाजे से अंदर घुसता है और हाथ जोड़कर सम्राट से कहता है कि मैं ही लाओ त्सु हूँ। सम्राट उसे देखकर हैरान होता है और कहता है कि अरे आप तो वही हैं जो अभी कुछ देर पहले बाहर बगीचे में कार्य कर रहे थे। लाओ त्सु कहता है, सम्राट मुझे माफ करें, मैं ही बागवान हूँ और मैं ही लाओ त्सु हूँ। आप मुझ गरीब की झोपड़ी में आने का कारण बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सम्राट कहता है, मैंने सुना है आप बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और आपकी तार्किक शक्ति, आपके व्याख्यान आदि से लोग काफी प्रभावित रहते हैं। मैंने सुना है कि आप जैसा वक्तव्य राज्य में कोई दूसरा नहीं है। मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, लेकिन माफ करना, मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल साधारण व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। आपकी झोपड़ी में भी मुझे कोई पुस्तक भी दिखाई नहीं दे रही है जिसे देखकर यह प्रतीत हो कि आप कोई अध्ययन करते हो। आप बिल्कुल साधारण होते हुए भी असाधारण कैसे हो सकते हैं? मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ। लाओ त्सु ने कहा, मैं असाधारण कभी नहीं रहा, मैं तो खुद को बिल्कुल साधारण ही मानता हूँ। मैंने साधारण रहते ही जीवन में बहुत कुछ सीखा है। लाओ त्सु ने कहा, सम्राट, मैंने खुद को साधारण बनाने की कोशिश कभी नहीं की, क्योंकि साधारण बनाने की कोशिश में तो व्यक्ति असाधारण ही बन जाता है। मैंने अपने जीवन में साधारण रहते हुए जो अनुभव किया है वो मैं आपसे साझा करता हूँ। आप मेरे साथ बाहर क्यारी तक आएं। राजा लाओ त्सु के साथ उसकी क्यारी में पहुंच जाता है। लाओ त्सु राजा को पौधों में पानी डालने वाला एक बर्तन दे देता है और कहता है, सम्राट, आपको इस क्यारी में कतारबद्ध लगे हुए पौधों को पानी देना होगा। और हाँ, आप जब पहले पौधे को अच्छे से पानी दे दो तब दूसरे और फिर बाकी सभी पौधों को पानी देना। लेकिन इस बीच तुम्हारे मन में कोई भी अन्य विचार नहीं आने चाहिए, और यदि बीच में कोई और विचार आए तो तुम्हें फिर से पहले पौधे से ही शुरुआत करनी होगी। सम्राट लाओ त्सु की बात समझ जाता है और सोचता है कि पता नहीं यह साधारण सा व्यक्ति मुझे इतना साधारण सा कार्य करने को क्यों कह रहा है। अब यद्यपि सम्राट को यह कार्य करने की कभी आवश्यकता नहीं थी, किंतु उसे सीखना था तो उसे यह कार्य करना ही था। अब सम्राट पानी देने वाले बर्तन को उठाता है और पहले पौधे को पानी दे देता है और फिर वो दूसरे पौधे को पानी देने लगता है। तभी उसके मन में पहले पौधे की याद आ जाती है। राजा पुनः पहले पौधे से शुरुआत करता है और फिर दूसरे और फिर तीसरे पौधे को पानी देने लगता है। लेकिन तभी उसके मन में अपने महल की क्यारी की याद आ जाती है, जिससे सम्राट को फिर से पहले पौधे से शुरुआत करनी पड़ती है। अब राजा सोचता है कि मन में बात आती है तो आए, वह शीघ्र ही सबको पानी देने की सोचता है। लेकिन तभी उसके मन में आता है कि यदि वह ऐसा करेगा तो लाओ त्सु समझ जाएगा और यह सही नहीं होगा। राजा बार बार प्रयास करता रहता है और शाम हो जाती है, लेकिन राजा सफल नहीं हो पाता है और थक हार कर लाओ त्सु को हाथ जोड़ते हुए कहता है कि मैंने पूरा प्रयास कर लिया है, लेकिन मेरा मन बार बार भटक रहा है। मैं खुद को असाधारण समझते हुए भी एक साधारण सा कार्य भी नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। लाओ त्सु कहता है, सम्राट, मैं आपकी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ,
इसीलिए सुनो, जब मन विचारों से खाली होता है तब उसमें मन का असली स्वरूप यानी साइलेंट अवेयरनेस प्रकट होती है। उस समय तुम्हें एक साधारण सा कार्य भी अनंत ज्ञान और शांति प्रदान करता है। जिस समय तुम पौधों को पानी दे रहे थे, उस समय तुम केवल पौधों को पानी ना देकर मुझसे बात करना चाहते थे। तुम अपने साधारण से कार्य को असाधारण बनाकर फेल हो जाते हो। तुम उस समय अपने कार्य को एक बोझ समझकर ही कर रहे थे। तुम अगर उस समय अपना कीमती समय और ध्यान केवल पौधों को पानी देने में लगाते तो तुम्हें कोई भी विचार परेशान नहीं करते। सम्राट ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन कोई कार्य करते समय केवल उसी कार्य पर अपना ध्यान कैसे लगाया जा सकता है? इस पर कृपया प्रकाश डालें। लाओ त्सु कहते हैं, मन को शांत और एकाग्र करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान देना होगा। तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि शांति तो सांस के साथ ही प्राप्त की जा सकती है। आप जब भी सांस लेते रहते हो तो उस समय ध्यान रखो। बोलते चलते उठते बैठते अपनी सांसों को महसूस करो। खुद को सांसों के साथ लय में करने की कोशिश करो। जब आप ऐसा करने लगते हो तो आपका बिखरा हुआ मन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और फिर अंत में वो बिल्कुल सिमटकर एक बिंदु पर एकाग्र हो जाता है। और एकाग्र मन से जब कोई कार्य किया जाता है तो उस समय कोई भी अन्य विचार आपके मन में उत्पन्न नहीं हो पाता है। और जब ऐसा होता है तो कर्ता और कर्म एक हो जाता है और प्रत्येक कार्य पूरा हो जाता है। लाओ त्सु कहते हैं, जो मन किसी भी परेशानी से ना डर के, किसी भी कार्य को असाधारण ना समझकर केवल और केवल एकाग्र होकर परेशानी को हल करने की कोशिश करता है, वो प्रत्येक कार्य को बड़ी ही आसानी से हल कर देता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं ऐसी ही कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।